निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव जो चैनल है ये बहुत ही अच्छा चैनल है और आप लोग से बहुत ज्यादा उम्मीद हमारे दर्शक रखते हैं कि जो भी हम लेके आते हैं यहाँ पे पैनलिस्ट, वो पैनलिस्ट बहुत ही शानदार पैनलिस्ट होते हैं। और आज हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है अटैक ऑन पार्लियामेंट। आज हमारे कुछ दिन पहले हमारे पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भूपेश जी फ्रॉम कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, भूदेव जी जयपुर से। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्रिल मलिक जी, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। और एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदन पराशर जी। चंदन पराशर जी एक एस्ट्रोलॉजर हैं और ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बता सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमारा सीधा क्वेश्चन है भूदेव जी से। भूदेव जी, ये जो अभी हमारे पार्लियामेंट पे हमला हुआ, क्या इसको आप किस तरह से देखते हैं और आंकते हैं? भूदेव जी। जी सुशील जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां टेक्निकल युग बहुत बढ़ गया है। टेक्निकल युग के साथ साथ सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो भी बहुत एक्टिव हो गई हैं। अगर आज हम 1947 से तुलना करें तो काफी डिफरेंस हो गया है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, हमारा नाम पूरे विश्व में हो रहा है, हम हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मोदी जी ने नई संसद का उद्घाटन किया और बोला कि ये संसद जो क्या है पहले वाली संसद से अधिक सुरक्षित है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 140 करोड़ लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जहां बैठते हैं, जहां पूरे देश के भाग्य का निर्धारण होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जिसे बोला जाता है, उसके अंदर उसकी सुरक्षा में जिस तरह से सेंध लगाई जाती है। सुशील जी, आपने इसको अटैक कहा, लेकिन मैं इसे अटैक नहीं कहूंगा, ये सुरक्षा में सेंध लगी है। अटैक तो पहले हुआ था 22 साल पहले, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अलग बात है, आज भी है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अटैक वो था, ये तो सुरक्षा में सेंध थी। लेकिन ये सेंध कैसे हो गई? सुरक्षा में आप कह रहे हैं सुरक्षा में सेंध हुई है, अटैक नहीं हुआ। सर, अटैक और सुरक्षा में सेंध में थोड़ा सा डिफरेंस रह गया। देखो सुशील जी, अब ये आप बड़े पत्रकार हो और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अटैक क्या होता है, सुरक्षा में सेंध लगाना क्या होता है, ठीक है ना? वो जिम्मेवारी सरकार की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सुरक्षा में सेंध लगाई गई है। अटैक होता है, वो हमने पहले देखा कि अटैक क्या होता है, कोई जान माल की हानि होती है, वहां पे अटैक बोला जाता है। इन्होंने सुरक्षा में सेंध लगाई और ये साबित किया कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमारे देश के सांसदों की सुरक्षा करने में भी असमर्थ है। तो देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर वो संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो कैसे ये सरकार उन देशवासियों की बाहरी एजेंसियों से, बाहरी लोगों से या बाहरी देशों से कैसे सुरक्षा कर सकती है? कैसे हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकती है जब हम आंतरिक सुरक्षा में फैल हो गई? जबकि संसद से बड़ा मुझे नहीं लगता कि सुरक्षा कहीं और होगी। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जब हर जगह उद्घाटन करने आते हैं, वैसे तो आज देश के 70% लोगों को नहीं पता है कि गृह मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, ऊर्जा मंत्री कौन है। सबको पता है कि जो भी है नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि हर जगह उद्घाटन करने वही पहुंच जाते हैं। तो मैं अपने उद्घाटन मंत्री या इवेंट मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि ये जो सुरक्षा में सेंध लगी है, इसकी आप जिम्मेवारी लें और अपने पद से इस्तीफा दें जब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं हो जाती। कैसे एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास पर ये लोग अंदर गए और उन्होंने इतनी बड़ी सेंध इस सुरक्षा में लगाई जिसकी जिम्मेवारी इनको लेनी चाहिए थी और इसके लिए सांसद को बर्खास्त करना चाहिए था, जो उसकी जगह आप लोग देख रहे हैं कि सांसदों को बर्खास्त किया जाए। जी भूदेव जी, आपका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमारे पास अब्रिल जी बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ओवर टू यू। जी देखिए, जिस प्रकार भूदेव जी लगातार हमारी सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और जिन लोगों ने अटैक किया, कौन लोग थे वे? भूदेव जी आप बता दीजिए। वे कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं
नियम के सबूत मेरे पास भी मौजूद हैं और देश के हर व्यक्ति के पास मौजूद है। जिस प्रकार से वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट मांग रही थी और किसान मोर्चे में, किसान आंदोलन में शामिल थी और स्वयं को बेरोजगार बताती है, और ये लोग बेरोजगार बताते हैं और स्टूडेंट भी बताते हैं। पहले तो ये इस बात को तय कर ले कि ये स्टूडेंट है या बेरोजगार है। और जो नारे इनके द्वारा लगाए गए संसद में प्रवेश करने के बाद वे क्या नारे थे, सुशील जी को मालूम होगा। बेरोजगारी के ऊपर सवाल उठाया गया और दूसरा किस प्रकार से उनके द्वारा संविधान बचाने की बात की गई। तो उससे क्या समझ में नहीं आता है विपक्ष के लोग हैं, ये तो इंडी गठबंधन के नारे हैं। इंडी गठबंधन के लोग इस प्रकार की बात। अविरल जी आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, वो इतने अंदर कैसे पहुंच गए? सवाल ये नहीं है कि वो कौन थे, सवाल ये है कि आप नहीं, सवाल ये है कि आपके सांसद के पास पर अंदर कैसे पहुंच गए। सवाल ये नहीं है कि वो कौन थे, वो कौन थे नहीं थे, वो सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है। सवाल डिबेट ये है कि वो अंदर कैसे पहुंच गए, वो संसद के अंदर कैसे चले गए। वो कहता है भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास पर अंदर पहुंच गए। वो कुछ नहीं हुआ। मतलब ये है, ये बहुत बड़ा ड्रामा है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ड्रामा को आप एक सवाल साथ बैठे हुए हैं और आप वरिष्ठ करता आप मेरे बीच में बोलेंगे। आप मेरे बीच में कम से कम ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। और मेरी बात को सुनिए, समझिए, उसके बाद मंथन कीजिए। जिस तरीके से उनके द्वारा अटैक किया गया, वे कांग्रेस के सपोर्टर्स थे और कांग्रेस इन लोगों को भड़काती है, उकसाती है कि वे कुछ बड़ा करें। और सीधा कांग्रेस के ऊपर आरोप मेरा इसलिए है क्योंकि वे कांग्रेस के इसलिए थे जब वो कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रही है। कोई वहां टीएमसी से जुड़ा हुआ है, कोई किसान आंदोलन में जाता है, कोई भगत का नाम लेता है, तो इन लोगों का आपको मालूम नहीं है। और भगत सिंह का नाम लेकर के आपके इंडी गठबंधन का एक सहयोगी है अरविंद केजरीवाल, उसका साथी मनीष सिसोदिया जेल में बैठा हुआ है, खुद की तुलना भगत सिंह से करता है, वो आपके इंडी गठबंधन का आपका सहयोगी है। और पहले वही व्यक्ति आपको कहा करता था कि कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचार करने वाला संगठन कोई नहीं है और कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं है। अब भूदेव जी आप इस बात को स्पष्ट कर दीजिए, आपने ऐसे व्यक्ति को जो आपके ऊपर आरोप लगाता था अपने साथ इंडी गठबंधन में क्यों लिया? आप तो एक डोमिनेटिंग पार्टी है, आप तो एक बड़ा राजनीतिक दल है, आप अरविंद केजरीवाल को अपने साथ क्यों रख रहे हैं? वो रामलीला मैदान में आपकी पार्टी के खिलाफ, आपके नेताओं के खिलाफ चिदम्बरम जी को घोटालेबाज बताता था, शीला दीक्षित को घोटालेबाज बताता था, कपिल सिब्बल को घोटालेबाज भ्रष्टाचारी बताता था। तो मालूम नहीं है क्या आपको? और उसको अपने साथ आपने क्यों लिया? जो शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय, शीला दीक्षित की दिल्ली में मुख्यमंत्री थी कांग्रेस पार्टी की, तो शीला दीक्षित के खिलाफ हो रही है। डिबेट किस मुद्दे पे हो रही है? इन सारे सवालों के जवाब तो ये खुद जानते हैं। अजीत पवार है, तमाम जवाब जिस मुद्दे पे सवाल हो रहा है उस पर बात करो, इधर उधर की। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का रवैया है, केवल मुद्दे से भटकाते हैं। डिबेट आज है तो ये संसद के अंदर उसकी सेंध, सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, कैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास इसका जवाब चाहिए। अभिल जी भूदेव जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभिल जी भूदेव जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मुद्दा यहाँ ये है कि संसद में सेंध कैसे लगी, इतनी बड़ी संसद, और उसके बाद हमारी जनता के पास क्या सेफ्टी नहीं है सर। इसके ऊपर 2 मिनट की राय लेते हैं। चंदन पराशर जी, आपकी क्या राय है? जो ये अटैक हुआ था और संसद में सेंध लगी थी, चंदन पराशर जी आप बताएं। जब संसद में पहले 22 साल पहले अटैक हुआ था, वो भी 13 दिसंबर 2001, और आज भी 13 दिसंबर 2023 है। 13 दिसंबर को अगर मैं ज्योतिष के हिसाब से, अंक शास्त्र के हिसाब से देखूंगा तो वो 4 का अंक बनता है जी, और 22 साल बाद भी, और 22 को भी अगर आप जोड़ेंगे तो वो भी 4 का अंक बनता है। और 4 के अंक को हम राहु से रिप्रेजेंट करते हैं। राहु यानी कि आक्रमण होना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, धुआं,
आप देखिए जिस समय 22 साल पहले जब काम हुआ था, अगर उस ईयर को पूरे को हम जोड़ेंगे तो 7 का अंक प्राप्त होगा। 7 का अंक बनता है केतु का। तो उस समय में कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई थी। केतु जो है वो अस्त्र शस्त्र का और कटाव का भी कारक है, तो उस समय में मृत्यु भी बहुत हुई, कैजुअलिटी हुई थी। इस समय में अगर ईयर को जोड़ेंगे तो उससे हमें अंक प्राप्त होगा 2, जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा के होने की वजह से इस बार कैजुअलिटी नहीं हुई। बाकी 4 अंक के प्रभाव से ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है अभी तक कि ये किस वजह से हुआ, क्या दोष था, कौन इसमें संलिप्त थे, इन सब के पीछे। अगर वास्तु के हम बात करेंगे तो हमारा जो संसद भवन बना हुआ है वो त्रिभुजाकार भवन है। तो त्रिभुजाकार भवन को हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना। वास्तु में चौकोर भवन की या चौकोर प्लॉट की बात की जाती है। और दूसरी चीज, अगर इसकी पूरी शेप को हम देखेंगे तो 6 भुजाएं हैं इसकी, षटकोणीय है ये, त्रिभुज के साथ साथ षटकोणीय है, प्लस इसमें 6 ही द्वार खोले गए हैं। तो जो 6 द्वारों के ऊपर बहुत सोच समझ के वैसे तो अश्व, गज और गरुड़ का प्रारूप बनाया गया है। मकर द्वार, शार्दुल द्वार और हंस द्वार भी इसके नामकरण किए गए हैं 6 द्वारों के। लेकिन उसमें वन्य जीवों की जो मूर्तियां बनाई गई हैं, तो आप देखिए कि वन्य जीव का जो जीवन है, वन्य जीवन उसका आक्रमण का ही जीवन है उसका। वन्य जीवों को निरंतर अपने जीवन यापन के लिए आक्रमण एक दूसरे के ऊपर करना पड़ता है जी। इसी में एक लाइन और जोड़ूंगा मैं, जब हम अगर कभी बात करें महाराणा प्रताप के महल की, तो वो बहुत सुरक्षित महल बनाया गया था। अविरल जी एक मिनट रुक जाइए आप। जब वो महल, बहुत सुंदर महल बनाया गया, बहुत सुरक्षा की दृष्टि से उच्च था चित्तौड़ का महल, लेकिन उस पर भी सेंधमारी हो गई थी। तो सेंधमारी होना ये इतिहास है हमारा, और महल में ही सेंधमारी होगी, आपके और मेरे घर में नहीं होगी। जहां राजा का निवास है वहीं होगी, ये तो उसकी प्रकृति है। तो इसको वास्तु के अनुसार अगर इसमें ये त्रिभुजाकार का दोष न होता तो ये सेंधमारी न होती। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं मोदी जी ने बहुत सोच समझ करके इसका निर्माण किया होगा। ये निर्माण होना कोई बहुत छोटे प्रारूप का बात नहीं थी, बहुत छोटी सी वास्तु नहीं थी। कई बार क्या होता है कि बहुत कुछ अच्छी बातों का ध्यान रखते हुए भी कहीं ना कहीं कोई चूक हो ही जाती है, जिसका कि क्या असर होगा, क्या इफेक्ट होगा, वो उस समय में विद्वान भी नहीं समझ पाते। इसमें अगर आप देखोगे, नई भवन और पुराने भवन के अगर चित्र को एक साथ मिला करके आप अगर देखो तो वो त्रिभुजाकार की शेप आएगी, और ऊपर गोल शेप, जो पुरानी हमारी संसद भवन है वो गोल आकार में है, वृत्ताकार है। तो लगभग सी ऐसी शेप आती है कि एक किसी सिर के ऊपर गेंद है, ठीक है। तो ऐसा हमारा विष्णु का प्रारूप कौन सा था, ये वराह अवतार से इंगित होती है। जो वराह अवतार हुआ था, हिरण्यकश्यप असुर को मार करके और पृथ्वी को समुद्र से वापस ऊपर लाए थे, अपने बड़े सारे नख के ऊपर रख करके। लगभग वैसा सा आकार इस दोनों संसद भवन का मिलकर के बनता है। तो ये एक बहुत अच्छा सिंबॉलिक है, ये एक बहुत बड़ी मजबूती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस संसद के बाद में मजबूती बहुत ज्यादा बनेगी। हम बहुत ज्यादा आक्रामक रूप में सामने आएंगे, हम लीड भी करेंगे। ये 3 चीजें बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई भी मतलब ना नहीं कर सकता इस विषय को जानने वाला। ये वराह सैन्य की रचना, एक जो चक्रव्यूह होते हैं ना, महाभारत में भी चक्रव्यूह का प्रयोग हुआ था, ऐसी वराह सैन्य रचना है जिसका मनुस्मृति में पूरा विवरण आता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को किसी ने ये भी जरूर समझाया होगा कि ये वराह रचना बनेगी, और एक सैन्य रचना अगर की जाती है तो वो भी जैसे मिठाई में काजू कतली नहीं खाते हम, तो उस शेप में होती है। उस शेप में अगर सेना आगे बढ़ती है तो वो अच्छे से आक्रामक रूप से आगे बढ़ती है। उसी शेप को ध्यान रखते हुए ये संसद भवन का निर्माण तो किया गया है, लेकिन इसमें जो कमी रह गई वो कमी ये रह गई कि इसका जो त्रिभुजाकार शेप है ना, तो त्रिभुजाकार शेप होने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं दिशा कटेगी, कोण कटेगा। जब दिशा और कोण कटेगा
तो इट मीन्स वो अपने आप में ही वास्तु दोष भी आ जाएगा। जब जहाँ वास्तु दोष होगा तो उस स्थिति में अवश्य ही विवाद होगा, अवश्य ही वहां पर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। तो ये कमी सुरक्षा में रह गई हमारी, ठीक है। जो बाजू होती है, अगर हम वास्तु पुरुष का चित्र देखेंगे ना, जब जो भी लोग इसको समझते हैं, तो उसके बाजू भी है, सिर भी है, नाक कान पैर सभी कुछ है। तो जब ये त्रिभुज में कट गया, तो त्रिभुज में कटने से क्या है कि या तो पैर या हाथ कट गए, भुजा कट गई अगर, तो आपकी सुरक्षा तो कमजोर हो जाएगी ना। जब भुजा ही नहीं तो क्या सुरक्षा करोगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर आई है, उस खामी की वजह से हुआ है। अगर आप देखो तो जब 28 मई 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी, उस डेट को जोड़ोगे वो भी 4 निकलेगी। तो राहु का बहुत ज्यादा इसमें समावेश आ गया। तो राहु के बहुत ज्यादा आने से भ्रमित स्थिति जरूर रहेगी। आप देखिए इसमें 888 लोकसभा में सांसद बैठने की व्यवस्था है। तो ये शनि का अंक होता है 8, तो उससे भी यहाँ पर विरोधाभास रहेगा। जब इसकी भूमि पूजन हो रहा था तो मुझे ध्यान है सुप्रीम कोर्ट में केस इसके प्रति चला था, कुछ दिन के लिए रोक भी लगी थी। तो वो भी एक विवाद है। जहां 4 अंक आ गया, जहां राहु का समावेश आ गया, वहां विवाद जरूर होगा। ठीक है ना। अच्छा, आज जो ये हुई है इसको भी, इसका भी विवाद हमेशा चलता रहेगा और ये लोकसभा चुनाव तक विवाद जारी रहेगा, उसके बाद विराम लग जाएगा इसमें। अभी हालिया दिसंबर में सबसे ज्यादा ग्रहों का उतार चढ़ाव है। अभी बहुत ज्यादा देश को, राष्ट्र को, जनता को बहुत शांति से रहने की आवश्यकता है। किसी भी बात को तूल देने की आवश्यकता नहीं है। जब ग्रहों का चलन कम हो जाएगा, बृहस्पति 4 जनवरी को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद शांति पड़ेगी। इस बीच में अभी मौसमी बीमारियां भी कुछ बढ़ सकती हैं 15 दिन के लिए। तो अभी बहुत ज्यादा इसे रहने की आवश्यकता है। और पुनः मैं यही कहूंगा कि इसमें किसी भी सरकार के, किसी भी प्रधानमंत्री या मोदी का कोई दोष नहीं है। एक भवन निर्माण है, कोई भी निर्माण कभी भी 100% पूर्ण नहीं हो सकता। वास्तु का दोष कहीं ना कहीं आ गया है, उस वजह से ही ऐसा हुआ है, आगे भी हो सकता है। तो इसको कोई किसी एक व्यक्ति विशेष पे ले जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है अब्रिल जी, अभी जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि ये वास्तु दोष है, खैर वो तो बात की बात है। अब्रिल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज से 22 साल पहले जब अफजल गुरु ने अटैक कराया था, उस समय एनयू में एक लगता था नारा, घर घर में होगा अफजल गुरु, घर घर में जन्मेगा अफजल गुरु। क्या इसको ये लोग सिद्ध करना चाहते हैं? इसके बारे में क्या टिप्पणी है अब्रिल जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है ऐसे लोगों के ऊपर जो देश विरोधी हैं, देश के खिलाफ हैं और देश के खिलाफ कार्य करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी। और जहां तक एस्ट्रोलॉजर चंदन जी का प्रश्न है, तो मैं उनको इस बात को स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें कोई दोष नहीं है और उनके द्वारा भी बाद में स्पष्ट कर दिया गया। और जिस प्रकार वास्तु दोष का प्रश्न है संसद के अंदर, तो हम नहीं कह सकते संसद में कि वास्तु दोष है, लेकिन मैं उनका बड़ा निजी रूप से सम्मान करता हूं। एस्ट्रोलॉजर हैं, उस बात का मैं बिल्कुल सम्मान करूंगा, लेकिन वास्तु दोष संसद में कहना बिल्कुल सही नहीं लगता, अशोभनीय है। और जिस तरीके से अनेकों साधु संत वहां पर पहुंचे थे, अनेकों वरिष्ठ लोग आए थे और अनेकों एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, तो हम प्रेफरेंस भी देते हैं और एस्ट्रोलॉजी का हम सम्मान करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स का सम्मान करते हैं। तो उस नाते मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, जहां साधु संत पहुंच जाते हैं वहां किसी भी प्रकार से वास्तु दोष होता ही नहीं है। वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाता है जहां साधु संतों की, उनका आशीर्वाद होता है और जनता का आशीर्वाद जहां होता है, वास्तु दोष वहां पहुंचता ही नहीं है। और साधु संतों को मानने वाले हम लोग हैं, तो उस नाते मैं समझता हूँ साधु संतों का आशीर्वाद संसद के ऊपर है। जो नई संसद बनी है, तो मुझे नहीं लगता वास्तु दोष वहां पर टिक सकता है। लेकिन हाँ, इन्होंने अपने तौर तरीके के आधार पर कहा होगा, जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में जो भी लिखा हुआ है। अविरल जी आपकी जानकारी के लिए सूचना देता हूँ। पांडवों के साथ में श्री कृष्ण सदैव रहे थे और पांडवों के इंद्रप्रस्थ वाले महल में भी वास्तु दोष था, जिसे कि बाद में कृष्ण जी ने खुद ने ठीक करवाया था। तो जब खुद स्वयं योगेश्वर विश्वेश्वर ही जहां मौजूद थे, वहां भी वास्तु दोष था। तो अगर संतों ने वहां पे चले गए, आशीर्वाद दे दिया, तो उससे वास्तु दोष चला जाएगा, ऐसा नियम नहीं है।
वास्तु दोष भूमि पे या भवन में हो गया, जो वो तो हो गया। जी जी गुरुदेव जी, हाँ जिस प्रकार से सुशील जी आप प्रश्न कर रहे हो, तो जितने भी गुंडे माफिया उनको समाप्त करने का हमने कार्य किया है, और जिससे जितने भी ऐसे लोग हैं, आतंकवादी टाइप हैं, माओवादी टाइप है, इनको कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। इस बात को लिखकर रख लीजिए। उत्तर प्रदेश में तो गुंडा माफिया रहा ही नहीं। अतीक अहमद कहां पहुंच गया, मुख्तार अंसारी गायब हो गया। मुख्तार अंसारी को कहां तक पहुंचाने का कार्य किया योगी जी ने? तो भाजपा की सरकार है, इसीलिए मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई हुई। और नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, इसीलिए बड़े बड़े आतंकवादियों को जेल तक पहुंचाने का कार्य हुआ, और अमृतपाल को पकड़ने का कार्य भी इसलिए संभव हो पाया। और जिस तरीके से जो रवैया आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनाया था अमृतपाल के पक्ष में, बिल्कुल निंदनीय था, बिल्कुल गलत था। और जो जहां तक खालिस्तानियों का प्रश्न है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का कार्य गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में किया गया। और जिस तरीके से खालिस्तानियों पर भाजपा की सरकार में कार्रवाई हुई, यह अभूतपूर्व है, देखने लायक बात है। और कांग्रेस पार्टी के समय में खालिस्तानियों को लगातार बढ़ावा मिला। मैं इस बात को जानता भी हूं, इस बात को मानता भी हूं। इंदिरा जी की हत्या करने वाले जो लोग थे, वो खालिस्तानी टाइप लोग थे, खालिस्तानी मानसिकता से प्रभावित लोग थे। लेकिन जिस तरीके से संजय गांधी जी के समय में इंदिरा गांधी जी ने पैसे दे करके भिंडरा वाले को बढ़ावा देने का कार्य किया, भूदेव जी हो सकता है तो मुझे लगता है जानते होंगे। मुद्दे से भटक गई सुशील जी, डिबेट को मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। बताओ तो मुद्दे से भटक जाते हैं। अगर डिबेट करनी है तो हर बात पे हम डिबेट कर सकते हैं, हर चीज पे डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं। आज मुद्दा ये था कि संसद अटैक कैसे हुआ, उसका जवाब ना अविरल जी ने दिया, ना किसी ने दिया। तो वो इनके प्रवक्ता दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो संसद में अटैक हुआ है उसमें निश्चित तौर पर ये कमी है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि ये सवाल सिर्फ सरकार पर खड़ा होता है कि अगर आप सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं कर, लेकिन मुद्दों से ये भटकाने के लिए राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, केवल इनके पास यही मुद्दे हैं। कुछ भी होता है, नेहरू जी ने किया, राजीव जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, इन्होंने किया, आगे भी 10 साल हो गए इनकी सरकार में, ये किसी भ्रष्टाचारी के प्रति कार्रवाई नहीं कर पाए। सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लिया, किसी को जेल नहीं पहुंचा पाए, किसी के प्रति कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। वे बस इनका रोना एक ही रहता है कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी। तो निश्चित तौर पर ये चलता रहेगा। लेकिन सुशील जी, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये दो लोग जब तक अपने पद पर बैठे रहेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि जिस गृह मंत्री के अंडर में जो दिल्ली पुलिस आती है वो जांच कर पाएगी अपने आका के प्रति। तो निश्चित तौर पर इनको इस्तीफा दे करके और इसकी तुरंत से तुरंत जांच करवानी चाहिए। ये पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि संसद से बड़ा भवन मुझे नहीं लगता कि इस देश में कुछ और होगा आज के समय में, इस लोकतांत्रिक युग में। तो निश्चित तौर पर ये कमी है और अविरल जी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पैनल के स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं। मैं लास्ट जवाब दे करके मुझे थोड़ा जाना है। मैं अपना एक लास्ट सवाल इनके अभिनंदन का देना चाहता हूँ। नहीं सुन लीजिए, इन्होंने कहा, एक सेकंड, इन्होंने कहा कांग्रेस के थे, ये थे, वो तमाम आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 37% लोगों ने वोट दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि 63% लोग इस देश में देशद्रोही या आतंकवादी हो गए, वो भी इसी देश के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर वो अपनी मांग रखने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो सरकार की होती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं होता कि कोई अगर किसी पार्टी का प्रचार कर रहा है, अरे मैं कह रहा हूँ अजीत पवार जी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा, इनको तो मोदी जी भ्रष्टाचारी बोलते थे, आपकी पार्टी में आ गए, उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो कौन किस पार्टी से कब जुड़ा, क्या नहीं जुड़ा, किसने प्रचार किया, जब सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अब संसद में इन्होंने सेंधमारी कैसे की, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। जी सुशील जी ने थोड़ा मुझे जाना पड़ेगा, कोई नहीं गुरुदेव जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पैनल में जुड़ने के लिए गुरुदेव जी। शांतनु जी, आप थोड़ा लेट में जुड़े। हमारे यहाँ डिबेट चल रही थी, संसद पे सेंधमारी हुई है जो 22 साल बाद, तो इसके बारे में आप कंक्लूजन दे दीजिए, क्योंकि अब कंक्लूडिंग है, 2-3 मिनट का वक्त है आपके पास। जी मैंने सबको ऑफलाइन था, ऑफलाइन में नमस्कार विक जी, मैं ऑफलाइन था, मैंने सबको सुना है। और जैसे मैंने पहले भी आपको हर इवेंट में मैंने आपको बताया कि मैं एक निष्पक्ष रूप से मैं बोलता हूँ। तो निष्पक्ष रूप से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे अंग्रेजों के पार्लियामेंट में पर्चे फेंके गए और बम फेंके गए, तो उस वक्त भी एक ये
सेंधमारी हुई थी, जो सिक्योरिटी की सेंधमारी, सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, दिस इज अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, ये जो सेंधमारी हुई सुरक्षा में, ये कैसे हुई और क्यों हुई? ये अंग्रेजों के जमाने में भी हुई थी और अंग्रेजों ने इसको फिर बड़े पुख्ता तौर पे इसको लिया था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत हमारे तो वो आंदोलनकारी थे और क्रांतिकारी थे, लेकिन सरकार ने एक बड़ा जबरदस्त कदम उठाया था कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। अब आप देखिए कि अगर ये 21 साल बाद अगर ये वापस इस घटना का 22 साल बाद 21-22 साल बाद अगर वापस इसको दोहराया जाता है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि कहीं कोई राख में चिंगारी जरूर है और वो वक्त पर वो सामने उभर कर आएगी। और इन तरह की ये जो घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही है? इसके नीचे, इसके वजूद में जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक इस बात को पता नहीं किया जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो राख है, ये जो चिंगारी है, ये राख दबी हुई है, तो ये बुझी क्यों नहीं है? या तो हम इतने सक्षम हो कि इस राख को दबाने के काबिल हो, और अगर इस राख को नहीं दबाते हैं और ये चिंगारियां अगर इसमें से आती हैं, तो ये चिंगारियां आज तो पार्लियामेंट के ऊपर आई, कल कहीं पे भी किसी के ऊपर भी आ सकती है, ये किसी नेता पर भी आ सकती है, किसी आम नागरिक पर भी आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा का विषय है कि एक पार्लियामेंट के अंदर जाकर अगर इस तरह की सेंधमारी सुरक्षा में हुई है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सरकार की ये नहीं बोलूंगा। हो सकता है कि सुरक्षा संभालने वाली जो एजेंसियां हैं, वो चाहे पुलिस हो चाहे दूसरी हो, क्या उन एजेंसियों में मुस्तैदी की कुछ कमी रही है? तो वो एक सोचने की बात है। ये हमेशा सरकार को दोष देना, ये शायद थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारे पास इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पैनल से जुड़ने के लिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।